Dear student, today we are going to discuss about the new topic environmental pollution, which is also considered as a topic of ecology. So we need to know first the definition of the environment. The environment means the surrounding atmosphere of an organism is called the environment. Means a organism surrounded by a atmosphere. This atmosphere is called environment. When this environment is spoiled, this is called the environment pollution. This is called environment pollution. Yeah, several definition is defined by several scientists, in which first uh, and most of these definitions of the environment pollutions are: the first definition is the accumulation of harmful and non-essential element in an environment is called the pollution. सही बात है ना, कि हार्मफुल और नॉन एसेंशियल अनावश्यक जो पदार्थ है उनका वातावरण में आ जाना ही प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट सेकेंड जो डेफिनेशन है, अनवांटेड फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस इन वाटर एयर एंड सोइल आर कॉल्ड द पॉल्यूशन। मीन्स क्या होता है कि जो वाटर है, एयर है, सोइल है, तो इनके जो फिजिकल जो नेचुरल फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर कुछ अनवांटेड फिजिकल केमिकल जो सबस्टांसेस आ जाते हैं और इनके अंदर कुछ फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल जो चेंजेस हो जाते हैं, दीज आर हार्मफुल द ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द पोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नेशनल साइंस एकेडमी 1960s, अनडिजायरेबल changes in physical, chemical, and biological character of air, water, and earth crust that harm the humans, others, organisms, and natural resources, or may be possibility to harm, is called the pollution। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि मतलब अनडिजायरेबल चेंजेज हो रहे हैं, अनडिजायरेबल चेंजेज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल character of the air, water, and earth crust, which affect the organism, harm the organism, and maybe harm the organism. That is called the pollution। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है अपने पोल्यूटेंट। क्या होती है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ द पोल्यूटेंट? पोल्यूटेंट, द एजेंट और सबस्टांसेस which spread the pollution, yeah, that cause the pollution, is called the pollutant। These pollutant are of various type, in which most important four types are these: नॉन डिग्रेडेबल और persistent pollutant। मीन्स क्या होगा? नॉन डिग्रेडेबल, नाम से ही पता चल रहा है। नॉन डिग्रेडेबल मीन्स क्या होता है? जिनका डिग्रेडेशन नहीं होता है, मतलब क्या लॉन्ग टाइम परसिस्ट रहते हैं एनवायरमेंट के अंदर। दीज परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन द एनवायरमेंट एज 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 इट इज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इनका डिग्रेडेशन नहीं होता। पोल्यूटेंट विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड एंड परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट में क्या होता है? डीडीटी आता है। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ध्यान से सुनना, डाई क्लोरो डाई फिनाइल डाई क्लोरोएथेन। डीडीटी, डाई क्लोरो डाई फिनाइल डाई क्लोरोएथेन। आप पता है डीडीटी का जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इसका, है ना, बहुत ज़्यादा यूजेज किया जा रहा है। इसके हार्म इफेक्ट को नहीं देख के इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन इसको जो बहुत ज़्यादा यूज किया रहा है उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो वुमेंस के ऊपर देखा जा रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है उसका। नेक्स्ट जो इसमें नॉन डिग्रेडेबल जो है वो क्या आता है? 2,4-D। 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है? 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, इसको शॉर्ट में 2,4-D बोलते हैं। थर्ड आता है BHC। BHC क्या होता है? पता है, बेंजील हेक्सा क्लोराइड को BHC बोलते हैं। और प्लास्टिक, पॉलीथीन, बैग्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मर्करी, लेड, आर्सेनिक, मेटल जो आर्टिकल्स, एल्यूमिनियम कैंस है, सिंथेटिक फाइबर्स है, ग्लास ऑब्जेक्ट्स है, आयरन प्रोडक्ट्स है, सिल्वर फॉसिल्स है, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है ना, सारी की सारी। ये मतलब क्या होता है? लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट परसिस्ट है, डिग्रेड नहीं होते। तो आपको यहाँ पे नीट के अंदर क्वेश्चन कई बार बनता है कि इनमें से बताइए कि नॉन डिग्रेडेबल कौन सा है और डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन सा है। तो नॉन डिग्रेडेबल जो पोल्यूटेंट है वो ये सारे हैं, आपको याद रखना, इनमें ऑब्जेक्टिव आपको मिल सकता है।
इसके बाद अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल नाम से पता चला, मतलब क्या होता है, ये बायोलॉजिकल डिग्रेड हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, जो बायोलॉजिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनको ब्रोकन डाउन करते हैं, इनको सिंपल और हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक परसिस्ट नहीं होते, नॉन परसिस्ट पोल्यूटेंट है और ईजिली डिग्रेड हो जाते हैं, इसलिए इनको बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बोलते हैं। जैसे डोमेस्टिक वेस्ट है, जो गार्बेज वगैरह, जो कचरा होता है, कूड़ा होता है, यूरिन है, फेकल मैटर्स है, सीवेज है, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज है, जो फसल काटने के बाद जो बच जाते हैं उनको अपन थोड़े दिन छोड़ देते तो वो अपने आप गल जाते हैं। पेपर है, वुड्स है, क्लॉथ है, केटल डग है, एनिमल बोन्स है, लेदर है, वुल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट पील्स है, प्लांट्स हैं, दीज आर ऑल ऑफ द बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट जो पोल्यूटेंट आता है वो आता है प्राइमरी पोल्यूटेंट। ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट। नेक्स्ट जो डिग्रेडेबल आता है वो आता है आपके प्राइमरी। प्राइमरी पोल्यूटेंट, these pollutants which are passed into environment in the form they are produced। मतलब क्या होता है, ये जिस अवस्था में बनते हैं, एज जिस फॉर्म में बनते हैं, है ना, उसी फॉर्म में एनवायरनमेंट पे पास हो जाते हैं। पास इन द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस, मतलब जिस फॉर्म में बने हैं उसी फॉर्म के अंदर ये रिलीज हो गए, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पोल्यूटेंट। उसके बाद सेकेंडरी पोल्यूटेंट आते हैं। द पोल्यूटेंट डेवलप एज ए रिजल्टेंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूंट। मतलब क्या, सेकेंडरी मतलब जब प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में कंबाइन होके यदि कोई नेक्स्ट जो पोल्यूटेंट बनाते हैं उसको बोले सेकेंडरी पोल्यूटेंट, एंड दीज आर मोर हार्मफुल। इनमें से PAN है, परोक्सी एस्टल नाइट्रेट है, PBN है, परोक्सी बेंजिल नाइट्रेट है, और ओजोन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बताइए इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से है, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये है। इसके बाद आता है कि टाइप ऑफ पोल्यूशन, मतलब टाइप किस किस प्रकार का पोल्यूशन जो होता है वो, है ना, टाइप ऑफ पोल्यूशन किस प्रकार का होता है उसकी बात करते हैं। तो इसमें जैसे 4 डिफरेंट टाइप है, वो कौन कौन से, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, और सॉइल पोल्यूशन है, और नॉइस पोल्यूशन है। सबसे पहले आता है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो सराउंडिंग एयर है, एनवायरमेंटल एयर है, व्हेन स्पॉइल्ड बाय द सम सबस्टांसेस, सम गैसेस सबस्टांसेस, सम ड्रॉपलेट सबस्टांसेस, या some particle substances, means when the atmospheric gases spoiled by the सम सबस्टांसेज, आप ब्रैकेट में ये जो लिख सकते हो मैंने लिखा, तो उसको क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। और एयर पोल्यूशन से क्या होता है, इट में कॉज डिजीज इन एलर्जी और डेथ इन ह्यूमंस, इट में कॉज हार्म ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज सच एनिमल्स, फूड, क्रॉप एंड मनी डैमेज द नेचुरल बिल्ट एनवायरनमेंट, उसको प्रभावित करती है। इसके बाद जो आता है सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, मतलब एयर पोल्यूटेंट के कारण क्या है, सोर्स क्या है, किससे ये एयर पोल्यूशन होता है। तो सबसे पता व्हीकल्स का जो सोर्सेज है, सबसे बड़ा व्हीकुलर सोर्सेज आपको पता है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी ज़्यादा व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, और व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं तो सब लोग थोड़ी सी दूर जाते हैं, व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो पोल्यूशन के अंदर, जो पॉपुलेशन के साथ साथ जो व्हीकल्स बढ़े हैं उनसे क्या होते हैं, जो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा है व्हीकल्स का, है ना। और आपको पता ही है कि पहले जो इंजन चल रहे थे वो BS4 इंजन चल रहे थे, जिसमें पोल्यूशन ज़्यादा होता था। आज भी जो रिसेंटली भी आपको पता है, अभी जो मॉडल आए हैं BS6 इंजन से पोल्यूशन, मतलब गवर्नमेंट ट्राई तो कर रही है इनको कंट्रोल करने के हिसाब से। तो इसमें आपको पता ही है, पोल्यूशन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट मोर देन हाफ ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो पोल्यूशन है टोटल, जो 2013 के अनुसार बताया, टोटल जो एनवायरमेंट पोल्यूशन हो उसके अंदर जो हाफ जो कंट्रीब्यूशन है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ, और जो 1/4 जो कंट्रीब्यूशन है हाइड्रोकार्बन्स इमिटेड इनटू द एयर बाय द व्हीकल्स। डीजल जो होता है लेस वोलेटाइल्स होता है टू द एज कम्पेयर टू द पेट्रोल, एंड एग्जस्ट गिव ब्लैक स्मोक होता है। इससे डीजल से कंटेन कार्बन पार्टिकल्स जो होती है, इसकी साइज होती है 1 माइक्रोन के बराबर होती है, प्रोड्यूस स्मेल, कॉज इरिटेशन करता है। इमिशन ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड अल्टरनेटिव फ्यूल इंजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड और नाइट्रोजन, अनबर्न हाइड्रोकार्बन,
particulate matter, petrol engine and carbon monoxide, carbon जो produce visible जो particles है, they burn the engine oil or running reach और example of flowing cold start। मीन्स क्या हो गया, पेट्रोल भी यदि अपन, जैसे डीजल तो है, डीजल के जब बर्न होता है तो इससे क्या होता है, जो एक माइक्रोन पार्टिकल साइज के जो पोल्यूटेंट निकलते हैं, जो ये क्या करते हैं, स्मेल और इरिटेशन करते ही करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ इसके पोल्यूटेंट सब्सटेंस और भी निकलते हैं। इसलिए डीजल पेट्रोल तुलना में ज़्यादा नुकसानदायक है, हार्मफुल है, पोल्यूटेंट है। और फिर क्या, पेट्रोल भी जब अपन इसको कोल्ड स्टार्ट में यूज़ करते हैं, कोल्ड स्टार्ट के अंदर क्या होता है, यदि अपन गैसेज भी यूज़ करते हैं किसी के अंदर, तो सर्दियों के अंदर जब इंजन ठंडा हो जाता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, क्या यूज़ किया जाता है, पेट्रोल यूज़ किया जाता है। जब स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पोल्यूटेंट निकलता है। इसके बाद दूसरा जो सोर्स आता है वो आता है फ्यूल कॉम्बस्शन आता है। फ्यूल कॉम्बस्शन अपन जो डोमेस्टिक यूज़ करते हैं फ्यूल को बर्न करके, और चाहे इंडस्ट्री लेवल पे बात करें, फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेज एंड गैसोलीन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर व्हीकल। Carbon dioxide is a good indicator of how much fossil burnt in the much other pollutant and emitted result is some of example of fuel pollution, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्टोज गैस। मीन्स क्या होता है, यदि एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 बढ़ी हुई है तो इसका अपन अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बर्न हो रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर है कि कितनी ज़्यादा उसकी फ्यूल की बर्निंग हो रही है। इसके साथ साथ में इसमें CO2, SO2 और H2S गैस भी होते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट क्या आप होता है, न्यूक्लियर टेस्ट है कंडक्टेड बाय डिफरेंट जो डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रसिया, इंडिया एंड पाकिस्तान आल्सो कंडक्ट द टेस्ट। इससे क्या होता है, जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन इमिट होती है। और न्यूक्लियर रेडिएशन से ये होती है, ये काफ़ी हार्मफुल होती है ऑर्गेनिज्म के लिए। ये क्या करते हैं, जीन के अंदर क्या करती है, चेंजेस करती है। उससे क्या होता है, जो डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डिफेक्ट उत्पन्न होने लग जाते हैं। उससे काफ़ी हानिकारक प्रभाव या हार्मफुल जो इफेक्ट होते हैं वो जनरेट होते हैं। इसके बाद ये बताया, न्यूक्लियर जो डाइस्टर सच है, जो चोर्नोबिल एटॉमिक पावर हाउस था रसिया के अंदर, वहाँ पर लीक हो गई थी ये रेडिएशन। उसके वजह से आज ही उसका दुष्प्रभाव या हार्मफुल इफेक्ट देखा वहाँ पे जा सकता है। इसके बाद आता है पावर जनरेटर। पावर जनरेटर की बात करें तो पावर जनरेटर के अंदर आपको पता ही है कि जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कट के लिए क्या किया यूज़ किया जाता है कि पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या होता है, जनरेटर यूज़ किया जाता है। जनरेटर दो प्रकार के इसमें बता रखे हैं कि कोल फायर्ड जनरेटर जो पावर जनरेटर्स होता है उसमें कोयले को फाइड किया जाता है, बर्न किया जाता है। उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उससे यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जब बर्न होता है तो उसके आपको पता ही है उसमें टॉक्सिक केमिकल और एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स हो जाते हैं, है ना, ये, और कुछ जो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ में डीजल जो पावर जनरेटर वो भी एयर पोल्यूशन के साथ साथ नॉइज़ पोल्यूशन भी करता है, स्मोक प्रोड्यूस करता है ना, और इरिटेशन करता है। अब होता है मेन जो एयर पोल्यूटेंट है वो कौन कौन से हैं ना। मेन एयर पोल्यूट गैसेज है, आपको पता है व्हेन फ्यूल बर्न इन हाउस और फैक्ट्रीज रिजल्ट ऑफ गैस पोल्यूशन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, H2S एक्सेट्रा, है ना। उसके बाद केमिकल है, पोल्यूशन ड्यू टू मैनी वेरियस केमिकल अकर व्हेन द हार्मफुल सब्सटेंस इंक्लूडिंग पार्टिकुलेट एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आर इंट्रोड्यूस इन अर्थ एटमॉस्फेयर इन may cause disease, allergies, and death in the humans. It may also cause harm on other living organisms such as animal and food crop. The natural and built environment, human activity and natural process can both generate the air pollution. Some of the chemical pollutants: arsenic, benzene, cadmium, nickel, lead, chloride, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेट्रा। मीन्स क्या हो, केमिकल्स जो होते हैं, जो बहुत सारे केमिकल, चाहे अपन इंडस्ट्री की बात करें, चाहे कोई और एक्टिविटी की बात है, उससे क्या रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में जाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, केमिकल भी क्या करते हैं, एज ए गैसेज फॉर्म में ना हो के अदर्स फॉर्म में हो, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, उसमें ये एयर पोल्यूटेंट एज ए सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट होते हैं।
इसके बाद आता है पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर आल्सो नाउन एज पार्टिकुलेट मैटर आल्सो नाउन एज पार्टिकल पोल्यूशन मीन्स क्या होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, चाहे ड्रॉपलेट फॉर्म में हो चाहे पार्टिकल्स फॉर्म में हो, और जब इसको इनहेल किया जाता है तो ये आल्सो कैन इफेक्ट द हार्ट एंड लंग्स एंड सीरियस हेल्थ डिजीज के कारण बन सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है इसमें आती है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है आपको पता है, एयर पोल्यूशन है तो उसका हार्मफुल इफेक्ट तो होंगे। तो सबसे बड़ा जो हार्मफुल इफेक्ट है एयर पोल्यूशन, तो उसका सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट किसका है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली इफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। पोल्यूटेड एयर कॉज रेस्पिरेशन रिलीज डिजीज जैसे ब्रोंकाइटिस है, सिलिकोसिस है, निमोनिया है ना, और इस प्रकार नेक एक है, गर्दन में दर्द, कैंसर हो सकता है, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इम्पाइसीमा कॉज बाय एक्सेसिव पोल्यूटेंट जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इम्पाइसीमा क्या होता है, इम्पाइसीमा क्या होता है, देखो ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज, इसके अंदर क्या होती है आपको पता है, जो एल्विलाई होती है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर बात करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर तो गैसेज एक्सचेंज करने के लिए लंग्स के अंदर जो एल्विलाई पाई जाती है, तो इनसे क्या होता है, देखो इस प्रकार से ये छोटी छोटी एयर शेक पाई जाते हैं, इनको एल्विलाई बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है, इससे क्या होता है ये छोटी छोटी पाई जाती है, इससे क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है, पोल्यूटेंट की वजह से क्या होता है, ये जो सरफेस एरिया होता है इस प्रकार से हो जाता है, छोटे छोटे शेक थे सारे के सारे, ये जो बीच की वाल होती है डिजोल्व हो जाती है ये सारी की सारी। इससे क्या होता है ये सरफेस एरिया कम हो गया, जैसे गैसेज का एक्सचेंज था वो कम हो गया, इसको एम्फीसीमा बोलते हैं, है ना। स्मोक विच इज मिक्सचर ऑफ ओजोन पेन एंड स्मोक, स्मोक जो कोहरा होता है मिक्स, इसका पेन, पेन क्या होता है आपको पता ही है, पेरा परोक्सी एस्टल नाइट्रेट जो पहले बिना होता है, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इस स्लाइटली हार्मफुल होता है। इस ब्राउन एयर भी बोलते हैं इसको, जो स्मोक होते हैं ना, स्मोक को इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन एयर भी बोलते हैं, है ना। इट कोज द डिजीज इन लंग्स, डिजीज होती है सीधी बात रेस्पिरेशन संबंधित है, लंग्स डिजीज होगी। लेड प्रेजेंट इन वेहिकुलर एग्जॉस्ट कॉज लीवर और एलिमेंट्री कैनाल एंड बोन जो रूट होती है उसको भी प्रभावित करता है आपको पता ही है। तो आपको पता है लेड शीशे की मात्रा पाई जाती है, जो ईंधन होता है उसके अंदर जो ब्रस्ट होता है, ब्रन होता है ये, है ना, तो एग्जॉस्ट होता है ये किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ये भी कई डिजीज। बात है सिलिकोसिस डिजीज अकर इन ह्यूमंस बीइंग वर्किंग इन स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री। जो सिलिकोसिस डिजीज होती है आपको पता है, जो स्टोन इंडस्ट्रीज के अंदर जो लेबर काम करते हैं उनके अंदर की ये वैसे ही बताओ, ये जो एल्वलाइज है जो एयर सेक है इसके अंदर क्या होती है पार्टिकल्स आके जमा हो जाते हैं, इससे क्या होता है ये जो वाल होती है ये हार्ड हो जाती है, सिलिकोसिस की बात बता रहा हूँ, इसके अंदर ये वाल क्या होगी हार्ड होगी, इससे क्या होता है जो गैसेज एक्सचेंज होना था वो गैसेज एक्सचेंज नहीं होगा, इसको सिलिकोसिस बोलते हैं। और इसका सिलिकोसिस का कोई अभी तक इलाज नहीं है ना, क्योंकि ये वाल हार्ड हो जाती है। तो इनको गवर्नमेंट भी, आपको कभी सुना होगा एड देखा होगा कि सिलिकोसिस पेशेंट होते हैं उनको पेंशन प्लान दे देती है गवर्नमेंट, फिर उनको रेस्ट के लिए ही बोल देते कि उसको आगे काम ना करना पड़े। इफेक्ट ऑन प्लांट्स, तो इफेक्ट जो प्लांट के अंदर तो आप पता है पोल्यूटेंट है तो ऑर्गेनिज्म साथ प्लांट को भी इफेक्ट करेंगे। जो एक्सेसिव सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, जो सेल्स होती है उनको इनेक्टिव और फाइनली किल्ड भी कर देता है। और हाई कंसंट्रेशन में क्या होती है, जो ब्राउन कलर की लीफ होती है, रेड कलर ऑफ लीफ हो जाती है, कोरोसिस होता है, नेक्रोसिस हो जाता है, नेक्रोसिस मतलब कट पत्तियाँ होती है वो, उनमें से उत्तक जो टिश्यू होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टोमेटो इफेक्ट बाय अमोनिया एंड रेडिस cucumber and soybean also affected due to the hydrogen sulfide, है ना, इससे इफेक्ट। इथाइलिन कॉज द एपिनेस्टी एंड अर्ली मैच्योरेशन ऑफ द प्लांट, है ना। इथाइलिन जो गैस होती है उसे आप पता ही है, जो ज़्यादा पहले मैच्योरेशन आ जाता है, समय से पहले ही प्लांट होते मैच्योरेशन आ जाता है, वो भी एक नुकसानदायक होता है। इसके बाद है इफेक्ट ऑन एनिमल्स, इफेक्ट ऑन एनिमल्स के बाद जो फॉरेज क्रॉप है, फॉरेज क्रॉप में तो फोडर क्रॉप होती है जो पशुओं को खिलाने के लिए जो क्रॉप यूज़ की जाती है ना, यदि वो मेटलिक पोल्यूटेंट सच है लेड आर्सेनिक और मोलिब्डेनम से यदि और अदर जो थर्मल पावर के पोल्यूटेंट उनसे पोल्यूशन हो जाती है, उससे क्या होता है जो फीडिंग कॉन्टामिनेट फोडर रहता है सफर फ्रॉम डिफरेंट डिजीज होते हैं, है ना। उससे क्या होता है पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे, जो केटल्स हैं उनके डिफरेंट टाइप ऑफ रोग हो जाएंगे, है ना। पल्मोनरी डिजीज, एडिमा हो सकता है, हेमरेज होता है इन डॉग एंड कैट एंड रेबिट्स। एनिमल फीडिंग और फ्लोराइड कंपाउंड, यदि एनिमल फीडिंग के अंदर फ्लोराइड है ज़्यादा मात्रा में तो वो
फ्लोरोसिस हो जाएगा। कैटल एंड शिप आर मोस्टली फ्रिक्वेंटली इफेक्टेड एनिमल्स है इस मैटर में। हाइपोलेसी ऑफ डेंटल एनिमल एनिमल एंड बोन लूजिंग आर द इफेक्ट ड्यू टू एक्सेसिव फ्लोराइड। यदि फ्लोराइड ज़्यादा हो तो डेंटल एनिमल, जो दांत की जो एनिमल पार्ट होता है उसका नेक्रोसिस हो जाता है ना, नष्ट हो जाता है। बोन भी आपको पता है लूज कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती है इससे, फ्लोरोसिस से। इफेक्ट ऑन ओजोन, आपको पता ही है ओजोन जो लेयर होती है ये प्रोटेक्टिव लेयर अपने लिए एटमॉस्फेयर में। ओजोन प्रोटेक्टिव लेयर है जो अपने जो यूवी रेडिएशंस होती है उनका क्वांटम जो कमिंग होती है सन से, जो यूवी रेडिएशन उसको अपने बचा के रखती है। लेकिन इससे क्या होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, सीएफसी बोलते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जाती है, एसी में यूज़ की जाती है, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये क्या करती है, डिप्लीटेशंस कर रही है किसका, ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर का डिप्लीटेशन कर रही है तो इससे क्या हो जाएगी, यूवी रेडिएशन डायरेक्टली सन से नीचे आ जाएगी और अपने को इफेक्ट करेगी। इसके बाद आया ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे CO2 की मात्रा बढ़ती है तो जो अर्थ है, ये एनवायरनमेंट, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इमिशन फ्यूल कंट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबल टू 87% ग्लोबल वार्मिंग है ना। इससे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका जो 87% कारक है वो क्या है, CO2 गैस है ना। इसके बाद आती है एसिड रेन। एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एसिड रेन का कारक कौन कौन से, तो याद रखना नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एसिड रेन के दो एजेंट है। ये क्या होते हैं, जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या करती है, रेन के साथ में है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर इन फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ट है ना। बर्न्ट, जब फॉसिल फ्यूल बर्न्ट होता है तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, उससे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं, और रेन के साथ में ये परसिपिशन होता है इनका। तो इससे क्या होता है, ये क्या होता है, क्रॉप के साथ में, ह्यूमंस के साथ में, क्रॉप्स के और साथ में जो हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स होती है उनको भी ये इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। एसिडिक होती है तो वहाँ पे इरोजन्स हो सकता है। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपन, तो सिंपल सी बात, आपको सब भी जानते हो एयर पोल्यूशन। तो सबसे पहले तो अपना फर्स्ट फॉरेस्ट कवरेज, अपना मतलब जो फॉरेस्ट की मात्रा, उनकी जो प्लांटेशन है उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी है ना, इस हिसाब से। तो उसमें क्या होता है, आपको पता है प्लांट क्या CO2 लेते हैं, O2 रिलीज करते हैं। फिर अब ग्रीन बेल्ट शुड बी क्रिएटेड। ग्रीन बेल्ट का मतलब जो रोड साइड है, जो जहाँ पर ज़्यादा व्हीकल चलते हैं या जहाँ इंडस्ट्री चलती है, या इंडस्ट्री को लगाने जा रहे तो उसमें एक नॉर्म्स होना चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा प्लांटेशन करना है। फिर ऑटोमिक जो इंजन है, ऑटोमोबाइल्स इंजन है, उनमें भी रीडिज़ाइन करना चाहिए। जैसे अभी हो गया, मैंने बताया आपको, जैसे पहले BS4 इंजन चलते थे, अब BS6 हो गए हैं। और साथ साथ में जो दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, जो मोस्ट ऑफ द जो व्हीकल्स है CNG से कंप्रेस नेचुरल गैस है वो यूज़ की जाती है। और साथ साथ में इनके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आजकल यूज़ होने लग गए हैं। मेट्रो ट्रेनें चल गई, जिससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन होती है उनके थ्रू ट्रेवल करती है। फिर आते हैं कार पुलिंग भी होनी चाहिए। कार पुलिंग का मतलब क्या होता है कि यदि कोई एक साइड में कोई बंदा जा रहा है तो अकेला कार लेके जाता है, उससे अच्छा 4 जनों को और बिठा लो तो 4 कार ना जाए, उसे 4 कार की वजह से पोल्यूशन ना हो। इसका यूज ऑफ रेलवे स्टीम इंजन शुड भी स्टॉप होना चाहिए। जो रेलवे के जो पहले जो पुरानी इंजन है वो जो ज़्यादा कम्बिनेशन था उसमें मेटल का, कोल का, और ज़्यादा पॉइजनस गैसें प्रोड्यूस करती है, वो बंद होने चाहिए है ना। और इनकी जगह डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन शुड बी यूज। इंडस्ट्रियल एरिया शुड बी लोकेटेड ऑन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द रेजिडेंस एरिया। मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो आपको दूर स्टेबलाइज करना चाहिए ताकि रेजिडेंस एरिया से। न्यू स्मोक फ्री फर्नेस शुड बी यूज है ना। जो भट्टियाँ यूज है वो इस प्रकार डिजाइन हो जाए ताकि स्मोक कम हो। फॉरेस्ट फायर शुड बी चेक, यदि फॉरेस्ट फायर ना लगे इसलिए पूरे इंतजाम रहने चाहिए। इन इंडस्ट्री देयर शुड बी अरेंजमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। यदि कोई इंडस्ट्री स्टेबलाइज होती है सबसे पहले कमिटी डिसाइड होनी चाहिए कि एयर पोल्यूशन कैसे कम कम किया जाए। इसके साथ साथ में इन इंडस्ट्री देयर शुड बी अरेंजमेंट ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल, ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए। चीप डिवाइस कंट्रोलिंग, ऐसे एयर पोल्यूशन शुड बी डेवलप। ऐसे डिवाइस यूज करने चाहिए, सस्ते डिवाइस यूज करने चाहिए तो पेट्रोल जो पोल्यूशन को चेक कर सके ताकि उसकी मात्रा को कंट्रोल कर सके। एयर पोल्यूशन कैन बी चेक ओनली थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक परसिपिटेटर्स। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक परसिपिटेटर्स क्या होते हैं, इस प्रकार से ये
प्रेसिपिटेट्स होता है, जिसमें से यदि अपन पोल्यूटेंट या एयर है वो पोल्यूटेंट है उसको अपन पास करते हैं तो इससे क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होती है, इससे क्या होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो प्योर एयर होती है वो आगे क्रॉस हो जाती है। इस प्रकार से अपन यदि किसी धुएँ को या स्मोक को एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर की सहायता से उसमें से जो पार्टिकल्स हैं उनको फ्री कर देना चाहिए। तो ये, और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको भी इसके, और जनरल जो पब्लिक है उसको भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट, ये अपना टॉपिक चल रहा था एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसमें अपन आज एयर पोल्यूशन किया। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे, तो आप इनसे अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिएगा।